इसमें लॉजिक ये लगाना है बेसिकली कि लेट्स से आप एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से सोचो, जिसने भी जो पेपर बनाया है उस वो जब ये इसमें से एक एक सही आंसर है, तीन गलत हैं। जब भी वो गलत ऑप्शन बना रहा होगा तो उसकी गलत चीजें बनाने के लिए वो दिमाग में ऑप्शन सोच रहा होगा ना कि मैं गलत क्या ऑप्शन बनाऊं। तो गलत जब आप सोचते हो तो आपके दिमाग में मोस्ट पॉपुलर चीजें आती है ना। ऐसे यूनिक नाम थोड़ी निकल के आएंगे कि अच्छा जो है वो मैं ये गलत ऑप्शन लेके आता हूँ। इसमें बेसिकली ये तब के लिए अप्लाई होता है जब आपको चार स्टेटमेंट दी होती है, उनमें से एक आंसर सेलेक्ट करना होता है। तो उसमें जो है वो जनरली कुछ जो केस निकल के आते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बना सकते हैं वो लोग। तो उसमें एक होता है कि ऑड वन आउट। बेसिकली ऑड वन आउट में वही होगा कि तीन आपको जो है वो ऑप्शन बहुत ही पॉपुलर दे दिए, एक ऑप्शन आपको जो है वो बहुत ही लीस्ट पॉपुलर ऑप्शन दे दिया कि वो आपने सुना ही नहीं होगा कभी। दूसरा टाइप होता है, उसका उल्टा होता है बेसिकली कि एक ऑप्शन बहुत फेमस है, तीनों बाकी तीन ऐसे हैं कि जो आपने कभी नहीं सुने। फिर एक निकल के आता है कि वाइड एंड नैरो ऑप्शन, कि मतलब आपको जो है वो तीन ऑप्शन ऐसे होंगे जो बहुत ही लिमिट कर दिए होंगे कहीं पे, और एक ऑप्शन जो होगा वो बहुत ही वाइड ऑप्शन होगा। तो ये एक टाइप का ऑड वन आउट होता है। दूसरा होता है कि दो सिमिलर टाइप्स के, कि आपको जो है वो दो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस दिखेंगे, दो स्टेटमेंट सिमिलर टाइप के दिखेंगे। तो जब भी ऐसा होता है तो आई हैव सीन कि इन 80% ऑफ द क्वेश्चंस आंसर उन्हीं दोनों में से होगा। अब वो उन दोनों में से आप कितना इफेक्टिवली निकाल पाते हो वो तो आपकी पीवाईक्यू की नॉलेज और आपकी उस समय की नॉलेज पे डिपेंड करता है, थोड़ा लक पे भी डिपेंड होता है। बट आंसर 80% उन्हीं दोनों में से होगा, तो आप चार में से दो पे पहुंच जाते हो ऐसे केसेस में। फिर एक टाइप का जो क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन निकल के आते हैं वो होता है एटिमोलॉजी, कि बेसिकली आप उन्होंने कुछ जो है वो टर्म मेंशन किया होगा एंड देन उन्होंने पूछा होगा कि इसका मतलब क्या होता है, तो वो चार में से आपको कोई एक सेलेक्ट करना होगा एंड देन यू विल बी बाय एटिमोलॉजी, मतलब आप जो है वो उसका मतलब समझने की कोशिश करोगे, उसकी बेसिस पे आप सोचोगे कि कौन सा आंसर है। तो इस टाइप के जो है वो निकल के आते हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जो बनते हैं। तो पहला वाला देखते हैं हम लोग कि ऑड वन आउट जो है वो बेसिकली कैसे अप्लाई होता है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये 2020 का क्वेश्चन है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। उस साल प्रीलिम्स निकल गया था फॉर्चुनेटली। उसमें बेसिकली ऐसा हुआ था कि ये वाला क्वेश्चन है, द वित्तल विध्वंसक, द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव द अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट टारगेट ऑडियंस वाज पब्लिश्ड बाय गोपाल बाबा वालंकर, ज्योतिबा फुले, गांधी, एम के गांधी, भीमराव अम्बेडकर। अब ये मैंने कभी सुना भी नहीं था कि वित्तल विध्वंसक है क्या, जितना पढ़ लो, और ना ही मैंने गोपाल बाबा वालंकर को सुना था। बाकी तीनों मैंने सुने हुए हैं, आप लोग ने भी सुने होंगे। काफी लोग, ये जो मेरे दोस्त है वो छोड़ के आए थे, कहते हैं भाई रिस्क क्यों लेना है। बट मुझे लगा यार कि इसमें लॉजिक ये लगाना है बेसिकली कि लेट्स से आप एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से सोचो, जिसने भी जो पेपर बनाया है उस वो जब ये इसमें से एक एक सही आंसर है, तीन गलत हैं। जब भी वो गलत ऑप्शन बना रहा होगा तो उसकी गलत चीजें बनाने के लिए वो दिमाग में ऑप्शन सोच रहा होगा ना कि मैं गलत क्या ऑप्शन बनाऊं। तो गलत जब आप सोचते हो तो आपके दिमाग में मोस्ट पॉपुलर चीजें आती है ना। ऐसे यूनिक नाम थोड़ी निकल के आएंगे कि अच्छा जो है वो मैं ये गलत ऑप्शन लेके आता हूँ। तो मैंने वो कॉन्सेप्ट लगाया, मैंने वो जो है वो कॉमन सेंस लगाया कि भाई गलत चीजें कोई लेके आएगा, कोई गलत ऑप्शन बनाना बहुत मुश्किल होता है स्पेशली यूपीएससी के एग्जाम में। तो उसमें कोई पॉपुलर चीजें ही गलत बना सकता है। ऐसे गोपाल बाबा वालंकर, ही माइट बी अ वेरी फेमस पर्सन, आई डोंट नो, मैं काफी लोगों को पता होगा, मुझे नहीं पता था। बट मुझे ये पता है कि इनकी ये तीन नीचे तीन वाले तो बहुत फेमस हैं। तो अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं बाकी तीनों तीन तो सोच सकता था, बट मैं गलत ऑप्शन गोपाल बाबा वाला ना करता। इसलिए मैंने जो है वो बेसिकली इनको जो है वो मैंने टिक किया एंड आंसर आ गया। ऐसे ही जैसे इस साल 2023 का था। अब इसमें जो है वो बेसिकली ilmenite and rutile abundantly available in the certain coastal tracts of India are rich sources of which of the following। तो इसमें बेसिकली पूछा है कि ऑप्शन दिए गए हैं एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन एंड टाइटेनियम। तो इसमें मैंने वही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन जो है वो थोड़ा अच्छे से अवेलेबल होते हैं, हम लोग को पता होता है काफी, सुनने में काफी आते हैं। बट टाइटेनियम इज सच थिंग जो हम लोग कहाँ ही सुनते हैं, ऐसा मतलब इतना यूज कहाँ होता है हम लोग की नॉर्मल लाइफ में, या होता है तो मतलब कॉमन लैंग्वेज में नहीं यूज होता है। तो मैंने जो है वो इल्मेनाइट और ब्यूटाइल, या मतलब उस समय मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि ये क्या 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 होता है एग्जैक्टली। तो मैंने ये बस ये कॉन्सेप्ट लगाया और मैंने टाइटेनियम टिक किया एंड आंसर आ गया। तो इस तरीके से ऑड वन आउट से आप बेसिकली एक दो क्वेश्चन जो है वो वहां पे निकाल सकते हो। अब हम लोग आते हैं अपनी थर्ड टेक्निक पे कि कॉमन सेंस को कैसे जो है वो हम लोग अप्लाई करते हैं। मैंने कैसे जो है वो 2023 वाला एग्जाम जिसमें लोग बहुत टफ बोले थे उसमें कैसे अप्लाई किया था। तो ये क्वेश्चन है बेसिकली कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। स्टेटमेंट वन, one of the standard sizes of the national flag of India is 6000 mm into 4000 mm. Oh, sorry, 600 mm into 400 mm.
स्टेटमेंट 2 है द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द हाइट विड्थ ऑफ द फ्लैग शैल बी 3:2। अब मुझे नहीं पता फ्लैग कोड कौन पढ़ के जाता है, तो ये लेकिन इसमें मैंने ये देखा कि भाई पहले वाले और सेकंड वाले में थोड़ा सा कोरिलेशन तो है, क्योंकि 600 400 का रेशियो लो तो 3:2 आता है, तो उस लॉजिक से सेकंड स्टेटमेंट ठीक तो लग रही है मुझे। ठीक है, तो मुझे ये हो सकता है कि सही होगी, मुझे फील आ रही है कि सही होनी चाहिए पहला वाला। लेकिन अगर हम लोग देखें तो भाई वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइज, अब मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये देखा यूपीएससी के पेपर्स में पीवाईक्यूज में कि जनरली फैक्ट्स तो दिए होते हैं वो गलत होते हैं। ठीक है, अब इस बेसिस पे आप बोल सकते हो कि फैक्ट तो दोनों में दिए गए हैं, दोनों गलत हो सकते हैं, लेकिन मैंने उसका आपको लॉजिक दिया कि उन दोनों में कोरिलेशन बन रहा है तो जनरली सही होना चाहिए। और यूपीएससी के में ऐसा होता है कि अगर दो फैक्ट्स दिए गए उनमें से एक तो सही होगा ही, तो इन उसकी वजह से मुझे एक फैक्ट सही करना है, एक गलत करना है। और मैंने बताया कि सेकंड वाला जो है वो स्टेटमेंट 2 क्यों सही लग रहा है, तो उस वजह से स्टेटमेंट 2 तो सही होनी चाहिए, स्टेटमेंट 1 गलत होनी चाहिए। और स्टेटमेंट 1 अगर गलत है तो उस बेसिस पे मैं आंसर डी पे, मैं डी पार्ट जो है वो टिक करूंगा, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो मुझे पता नहीं था कि वो है कि नहीं है, लेकिन मैंने आंसर निकाल लिया। ठीक है, ऐसे ही जो है वो अब अगर हम लोग ये वाला देखें, ये भी 2023 का ही है। स्टेटमेंट 1 है कि यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन हैव लॉन्च द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ लॉन्च किया। मैंने उस जबकि मैं इंटरव्यू के प्रिपरेशन कर रहा था, 3 3 न्यूज़पेपर पढ़े थे, बट मैंने ये कभी सुना नहीं था कि उन्होंने कुछ ऐसा लॉन्च किया। स्टेटमेंट 2 होता है कि द यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन क्लेम दैट थ्रू दिस दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल। अब अगर आप ये स्टेटमेंट को पढ़ो, स्टेटमेंट 2 को पढ़ो, तो उसमें लिखा हुआ है कि यूएसएनयू जो है वो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी को अपने कंट्रोल में लेके आने वाले। अब आपने अगर नॉर्मल आपको अंडरस्टैंडिंग है डिप्लोमेटिक फॉरेन पॉलिसी की, डिप्लोमेसी की, तो आपको पता होगा कि भाई जो देश होते हैं वो ऐसे कभी जो कुछ भी लॉन्च करेंगे, कोई भी अलायंस लॉन्च करेंगे, कुछ भी लॉन्च करेंगे, दे विल नेवर से कि हम जो है वो इस चीज को अपने कंट्रोल में लाने वाले। वो भले लाना चाहते हो, बोलेंगे नहीं, वो हमेशा ऐसे बोलते हैं कि दिस इज फॉर इंक्लूसिविटी, दिस इज ओपन एंड इंक्लूसिव इंडियन ओशन, दिस इज फॉर ensuring कि वी आर ब्रिजिंग द ग्लोबल नॉर्थ विद द ग्लोबल साउथ। वो कहते हैं कि नहीं, वो अलग बात है। तो अंडर देयर कंट्रोल वाला इज समथिंग जो कि वो अपने डॉक्यूमेंट, अपने जब उन्होंने ये अलायंस लॉन्च किया, काउंसिल लॉन्च किया है, उसमें ये ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करने वाले। तो मुझे ये थोड़ा ऑड लगा, मुझे लगा कि यार ऐसा कौन बोलता है फॉरेन पॉलिसी में। तो मैंने ये कॉमन सेंस लगाया, तो मुझे स्टेटमेंट 2 गलत लगी। मैंने ऑप्शन सी देखा, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, आंसर आ गया, सही था। इस तरीके से जो मुझे नहीं पता था वो भी सही हो गया। ये होता है कॉमन सेंस। ऐसा आता है अगला वाला 2023 का ही क्वेश्चन है ये भी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स एमएसपी फॉर नाइजर सीड्स। पहले तो मैंने देखा कि नाइजर होता गया है, तो पता चला कि बगल में हिंदी वाला लिखा हुआ था तो काले तिल होते हैं। तो सेकंड मैंने देखा कि नाइजर इज कल्टिवेटेड एज अ खारिफ, खारिफ क्रॉप। सी है कि थर्ड है कि सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइजर सीड ऑयल फॉर कुकिंग। तो पहला जो मैंने आपको बोला है कि पहले ही आपको पता होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज बेस होनी चाहिए, तभी आप ये सब कुछ लगा पाओगे। तो पहला वाला आपको पता होगा कि ये सही है, क्योंकि अगर आप आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि एमएसपी जो है वो 23 क्रॉप पे दी जाती है, और मुझे उसके नाम का रफली आइडिया था। तो मुझे पहली स्टेटमेंट तो पता था कि सही है। सेकंड का मुझे डाउट था कि खारिफ होती है कि नहीं होती है। और थर्ड बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, इंडिया में इतने ट्राइबल, इतनी इतनी ट्राइब्स हैं, कोई ना कोई तो उगा ही देता होगा, तो कोई ना कोई तो यूज करता ही होगा। तो ये पता है कि फर्स्ट एंड थर्ड सही है, लेकिन ये आंसर से आ नहीं सकता क्योंकि इसमें तो तीनों पता होनी चाहिए। तो फिर मैंने लॉजिक लगाया कि नाइजर इज कल्टिवेटेड एज अ खारिफ crop। तो मैंने देखा यार, मैंने यही सोचा कि तिल के लड्डू जो है वो बनते हैं अपने जैन के टाइम पे। उस समय जो है वो 14 जनवरी को जब वो खिचड़ी और वो मकर संक्रांति होती है, उस समय पे बनते हैं। तो उस समय पे अवेलेबल होने के लिए उसको जो है वो पहले कल्टीवेट करना पड़ेगा ना थोड़ा। तो उस समय जो है वो टाइम चल रहा होता है राबी का, तो उससे सीजन सीजन पहले, 1 2 सीजन पहले वाला टाइम होता होगा, तो वो खारिफ का होगा। तो मैंने ये नॉर्मल लॉजिक लगाया, एंड देन फिर मुझे लगा कि ये सही होने का चांस है। श्योर नहीं था मैंने आके चेक किया, मैं श्योर नहीं था, श्योरिटी कहीं नहीं होती फीलिंग्स में। बट मुझे ये कॉमन सेंस लगाया मैंने वहाँ पे कि इस तरीके से होना चाहिए। मैंने तीनों जो है वो मार्क कर दिए, सी पार्ट क्लिक किया एंड आंसर सही था। तो ये हो गया।